हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 इकोनॉमिक्स से गाला पेपर 6 का सेक्शन डी। सेक्शन डी काफी लेंथी होता है और इंपॉर्टेंट भी होता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे पूरा सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ कि देखो, हमको आपके सपोर्ट की ना बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको भी कह दो कि वो भी सब्सक्राइब कर दे, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और भी वीडियोस लेकर के आए। और अगर आप लोग अपने 12th की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हो, बोर्ड में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो आप लोग हमारी सुप्रीम बैच में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम, और आपके हर एक डाउट्स को भी इस बैच में क्लियर किया जाता है। तो कैसे ज्वाइन होना है सुप्रीम बैच में? तो आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम से अवेलेबल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की, जहां हम लोग देखेंगे काला पेपर 6 का सेक्शन डी। तो सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन देके रखा है, क्वेश्चन नंबर 47, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेटा सीडी। डेटा सीडी के ऊपर शॉर्ट नोट लिखनी है, तो मैंने प्रॉपर तरीके का कंटेंट दिया। एग्जाम में आप इतना लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। देखो, बहुत सी अथॉरिटीज और एजेंसीज जो है वो रिसर्च, जैसे कि रिसर्च सेंटर्स हो गए, गवर्नमेंट एजेंसी हो गई, ये लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं और पब्लिश करते हैं, जो भी इकोनॉमिक पैरामीटर्स के डेटा होते हैं उन सबको। और ये सारे डेटा, इनकी साइज जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, तो इन सब को रखा जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर, यानी कि सीडी के अंदर, और उनको बेचा जाता है मार्केट के अंदर। ठीक है। और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, ये लोग ऐसी सब सीडीज खरीदते हैं फॉर देयर स्टडीज एंड रिसर्च। वो पढ़ाई करने के लिए या तो रिसर्च करने के लिए ये सारी सीडीज को खरीदते हैं। जैसे कि अलग अलग तरह की सीडीज आपको देखने को मिल सकती है। जैसे हम बात करें तो सीडी ऑफ नेशनल इनकम अकाउंट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के नेशनल अकाउंट की सीडी जो है वो। देन सेंसस ऑफ इंडिया, आपको पता होगा हर 10 साल में सेंसस निकलता है, उसकी सीडी। देन एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनका जब एनुअल सर्वे होता है उसकी सीडी अवेलेबल है। एनएसएसओ की सीडी, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या तो सीडी ऑफ डेटा प्रोवाइडेड बाय स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री, मतलब अलग अलग मिनिस्ट्री की भी सीडी जो है वो अवेलेबल होती है, जहां पे हम लोग उनका डेटा जो है वो पता लगा सकते हैं। ठीक है। और एजेंसीज लाइक सीएमआई, कुछ एजेंसी है जैसे सीएमआई, इसका फुल फॉर्म याद रखना, एग्जाम में 1 मार्क में आ सकता है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी क्रिएट्स डेटा सॉफ्टवेयर फॉर स्टैटिस्टिकल डेटा ऑन इकोनॉमिक्स। ये सीडी का यूज करके अलग अलग तरह के स्टैटिस्टिकल डेटास को रेडी करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। और जो डेटा सीडी है और सॉफ्टवेयर है ना, उसमें काफी सारा ह्यूज डेटा जो है वो कंटेन हो सकता है। ठीक है। मतलब डेटा सीडी में हम काफी डेटा डाल सकते हैं, सो हमको नॉलेज होनी चाहिए कि उन डेटा को कैसे यूज करना है, कैसे उन डेटा को सर्च करना है। ठीक है। तो ये था कुछ डेटा सीडी के बारे में। वैसे देखने जाए ना तो ये 5 मार्क का टॉपिक नहीं है, ये 3 मार्क का ही टॉपिक है, पर आपकी बुक में, आपकी गाला के अंदर 5 मार्क का देके रखा है। और इवन अगर एग्जाम में 5 मार्क का आता भी है ना, तो आप लोग एटलीस्ट 2 पेज लिखना। ठीक है। बना बना के खुद से भी कुछ चीजें ऐड कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें, एट प्रेजेंट इज इंडिया ग्रोइंग और डेवलपिंग और बोथ, गिव आंसर बाय स्टेटिंग रीजन। मतलब क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि अभी के टाइम पे एट प्रेजेंट इंडिया जो है वो ग्रो हो रहा है या डेवलपिंग हो रहा है, क्या है, या दोनों हो रहा है। ठीक है। आपको अपना आंसर बताना है। तो ये वाले जो आंसर्स होते हैं ना, वो आपको खुद बना के लिखने होते हैं। जो भी स्टेटमेंट वाले आते हैं वो, इसमें आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के हिसाब से और इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 के हिसाब से, जो एनुअल ग्रोथ रेट था नेशनल इनकम का 2014 में, वो था अपने इंडिया का 7.3%, जो कि हायर था बाकी सारी कंट्रीज के मुकाबले, जैसे कि नॉर्वे, अमेरिका, श्रीलंका, पाकिस्तान। इन सब कंट्री के मुकाबले अपनी कंट्री की नेशनल इनकम का जो ग्रोथ रेट था ना, वो बहुत ज्यादा था। ठीक है। एंड विद इंक्रीज इन नेशनल इनकम, और जो अपनी कंट्री की नेशनल इनकम अगर बढ़ेगी तो अब सीधी सी बात है, अपनी कंट्री में आएगी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंट होगा। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी आने की वजह से अलग अलग और भी चीजें आएगी, जैसे अलग अलग तरह के सीड्स देखने को मिलेंगे। सीड्स मतलब कि जो आपको पता होगा, प्रोडक्शन करने के लिए जो भी क्रॉप्स होते हैं उसको उगने के लिए सीड्स चाहिए, तो नए तरह के सीड्स आएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन बढ़ेगा, इनकम जो है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। और इन सब रीजंस की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है, ये सारी चीजें डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कि गरीबी कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम का मतलब हम कहेंगे कि दो लोगों के बीच में बहुत फर्क होता है इनकम का। जैसे कोई महीने 10,000 कमा रहा है तो कोई महीने 1 करोड़ कमा रहा है। ठीक है। तो इनकी इनकम के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो वो जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है वो कम हो जाएगा। आगे बात करें तो दिस इज अ रिफ्लेक्शन
रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये जो है, जो इंडिया की नेशनल इनकम बढ़ रही है, वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अपने कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना वो बढ़ रहा है। और 2014 के अंदर एज पर द परचेसिंग पावर पैरिटी पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज $5,497। मतलब कि 2014 के हिसाब से अपनी कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है वो $5,497 थी। पर फिर भी देखने जाए तो ये काफी कम है, ठीक है, बाकी सारी कंट्रीज के कंपैरिजन में। बट हम ऐसा कहेंगे कि इंडिया ग्रो हो रहा है धीमे धीमे, हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, पर पर्सन की इनकम है, वो बढ़ रही है, ठीक है। बट वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज से अभी भी काफी कम है। देन आगे बात करें, बट द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज टू हाई। पर अपना जो ग्रोथ रेट है ना, हर साल जो पर कैपिटा इनकम बढ़ती है उसका जो ग्रोथ रेट है वो काफी ज्यादा है बाकी सब कंट्रीज के मुकाबले। तो हम ऐसा कहेंगे कि अपनी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी तेजी से हो रहा है एंड इट इज इनएविशिएबल टू कंसीडर। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट को कंसीडर करें एज ए इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपको पता है अपनी कंट्री का जो एचडीआई था 2015 में, वो इंडिया का था 0.609, ठीक है, और अपना 130th रैंक आता था 188 कंट्रीज में से। सोचो कितने पीछे हम लोग हुआ करते थे, ठीक है। एंड दिस इज स्टेटस ऑफ इंडिया इंडिकेट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल एज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यही सारी चीजें हैं जो अपने इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों शो करता है। मतलब इंडिया ग्रोइंग भी है और डेवलपिंग भी है। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स आपको बना के लिखने होंगे। इसमें अगर आप PQLI ऐड करना चाहो, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, वो भी ऐड कर सकते हो, उसका भी कुछ डेटा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, डिस्कस नेशनल इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेशनल इनकम को एज ए इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पे बताना है। तो इस इंडिकेटर के हिसाब से कोई भी कंट्री जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब कही जाएगी जब उस कंट्री का रियल नेशनल इनकम कंटिन्यूअस इंक्रीज हो। मतलब कंट्री की जो रियल नेशनल इनकम है वो कंटिन्यूअस बढ़ती जाए, तभी वो कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट मानी जाएगी। एंड इफ द रेट ऑफ राइज इन नेशनल इनकम, अगर ये जो नेशनल इनकम ग्रोथ रेट है वो अगर बढ़ता है तो अपना डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। अगर नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट बढ़ रहा है लोअर रेट पे तो डेवलपमेंट लो रहेगा, ठीक है। वापिस बता रहा हूं, कुछ चीजें ध्यान में रखना कि नेशनल इनकम अगर ज्यादा है, उसका ग्रोथ रेट ज्यादा है, तो अपना डेवलपमेंट रेट हाई होगा। और अगर मान लो नेशनल इनकम बढ़ तो रही है बट लोअर रेट पे बढ़ रही है, ठीक है, तो अपनी कंट्री का रेट ऑफ डेवलपमेंट भी कैसा होगा? लो होगा। एंड अगर मान लो अपनी कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ ही नहीं रही है, या तो फिर स्टेगनेंसी है, स्टेगनेंसी मतलब कांस्टेंट है, कोई तरह का बदलाव नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, ठीक है, या तो फिर डिक्रीज हो रही है, तो ऐसे सिचुएशन में अपनी कंट्री का अंडर डेवलपमेंट कहा जाएगा और नेगेटिव डेवलपमेंट कहा जाएगा। और इस इंडिकेटर के हिसाब से जो अपनी रियल इनकम है ना उसको कंसीडर किया जाता है। मतलब यहाँ पे हमेशा रियल इनकम को ही कंसीडर करते हैं, रियल नेशनल इनकम को। और यहाँ पे अपना जो नेशनल इनकम है उसको कैलकुलेट करते हैं कांस्टेंट प्राइस पे। देखो ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि नेशनल इनकम को कौन सी प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, करंट प्राइस या कांस्टेंट प्राइस। तो याद रखना कांस्टेंट प्राइस पे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। अब ये टेबल याद रहे तो एग्जाम में बना सकते हो, ठीक है, कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है, एनुअल ग्रोथ रेट नेशनल इनकम का, वो कितना है? 7.3% है। तो इंडिया और चाइना का काफी ज्यादा है, बट बाकी सारी कंट्रीज का जो ग्रोथ रेट है ना नेशनल इनकम का, वो कम है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बट देखने जाए ना तो ये क्वेश्चन में कंटेंट काफी कम है, क्योंकि इसके अंदर इतना ही है। अगर आप और चाहो तो आप लोग नेशनल इनकम के लिमिटेशंस भी लिख सकते हो जो आप लोग की टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, ठीक है, और बना बना के लिखोगे तो आराम से काफी कंटेंट आ जाएगा। देन आगे बात करें तो एक्सप्लेन द अदर रीजंस ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी के अदर रीजंस क्या क्या है वो अपने पढ़ते हैं। तो पहला है वॉर। आपको पता है इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने 2 जंग लड़ी। एक जंग लड़ी है, दोनों पड़ोसी के साथ लड़ाई की है, एक है पाकिस्तान के साथ और दूसरी लड़ाई की है चाइना के साथ। और जब भी वॉर होता है ना, जंग होती है, तो उस टाइम पे अपनी कंट्री के जो लिमिटेड रिसोर्स है, जो एक्चुअल में कंट्री के प्रोडक्शन और इन सब पे होने चाहिए थे, वो पूरे लग जाते हैं जंग के पीछे। यानी कि हमारा आर्म्स एंड एम्यूनेशंस के इंपोर्ट हम लोग बढ़ा देते हैं, हमारा पूरा खर्चा, हमारे सारे रिसोर्सेज हम लोग उस वॉर के पीछे लगा देते हैं, जिससे जो कंट्री में बेसिक गुड्स और सर्विस है ना उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। और वॉर के दौरान जो स्केयरसिटी की सिचुएशन अवॉइड करने के लिए लोग क्या करते हैं पता है?
क्योंकि ऐसा होता है जब जंग होती है ना तो हर चीज की कमी आ जाती है, अनाज की कमी आ जाती है, फ्यूल की कमी आ जाती है, फूड ग्रेन्स, फ्यूल्स, क्लोथ्स, ये सब की कमी आ जाती है। तो लोग ना घबराहट में अपना स्टॉक मेंटेन करना चालू कर देते हैं, ठीक है, मतलब कि सब लोग स्टोर करना चालू कर देते हैं एट द टाइम ऑफ वॉर। और उसी की वजह से फिर क्या होता है, भाव बढ़ता है, क्योंकि मार्केट में चीजें अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है, लोगों ने पूरा स्टोर कर लिया अपने घरों के अंदर, ठीक है, मार्केट में चीजें अवेलेबल नहीं है तो मार्केट में बढ़ जाएगी महंगाई। एंड वॉर की वजह से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रोसेस है ना वो स्लो डाउन हो जाती है। और अभी तक हमने काफी वॉर्स लड़े हैं, और सीधी सी बात है, हमारी कंट्री का जो पैसा डेवलपमेंट के पीछे खर्च होना चाहिए वो खर्च कहां हो रहा है, वॉर के पीछे। तो हम ऐसा कहेंगे कि पॉवर्टी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि जो पैसा खर्च होना चाहिए गरीबी को कम करने के लिए वो पैसा खर्च किया जा रहा है जंग को मतलब जंग को खत्म करने के लिए या जीतने के लिए, ठीक है, जंग के पीछे पैसा यूज किया जा रहा है। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमेशा कम रहता है और प्राइस राइज जो है वो बढ़ती है, और इसकी वजह से ही पॉवर्टी भी बढ़ेगी। देन बात करें दूसरा है इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। अब देखो बहुत सारी वॉर्स हमने लड़ाई की है तो एक सिक्योरिटी ना एक सीरियस कंसर्न बन चुका है, यानी कि हमको बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है सिक्योरिटी के पीछे, अपने कंट्री की सिक्योरिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और सिक्योरिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए अपने को ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, मॉडर्न मिसाइल्स पे, फाइटर प्लेन्स, टैंक, सबमरीन्स, इन सब पे हम लोग काफी ज्यादा खर्चा करते हैं। और आज की डेट में हम लोग ना टेररिज्म के सामने भी काफी लड़ाई कर रहे हैं, और इसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर निकाला गया था जो टेररिज्म को मारने के लिए था, ठीक है, और उसके लिए बहुत सी फैसिलिटीज के पीछे खर्चा बढ़ाना पड़ता है, टेररिज्म को रोकने के लिए भी हमको बहुत खर्चा करना पड़ता है। तो सोचो जो पैसा, ये जो खर्चा है ना सिक्योरिटी के पीछे वो नॉन डेवलपमेंटल है, एक्चुअली में जो भी हम खर्चा सिक्योरिटी के पीछे कर रहे हैं उससे हमारी कंट्री का कोई ग्रोथ तो होगा नहीं, ठीक है, बस हम हमारी खुद की सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। तो मान लो ये खर्चा बढ़ता है, ठीक है, तो उसकी वजह से अपनी कंट्री के अंदर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पैसा जाना चाहिए वो नहीं जा पाता, और अपनी कंट्री के अंदर पॉवर्टी बढ़ती है, और कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो हो जाता है, पॉवर्टी लेवल बढ़ जाता है। क्लियर? तो ये थे दो रीजंस पॉवर्टी के, जो अदर रीजंस थे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग 12th में हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना चारों सब्जेक्ट की, अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम, तो आप लोग हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हो जाओ, जिसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा नॉमिनल है, चारों सब्जेक्ट की मिला के 1999, यानी कि 2000 रुपए में चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। एज वेल एज हमारी बहुत बढ़िया टीम है, कल्पेश सर जो है वो आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हेमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे, और मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा। और सच बता रहा हूं इसमें काफी बच्चे जुड़ चुके हैं, काफी बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो इसमें अगर ज्वाइन होते हो ना तो सच में बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। आपको हर एक चैप्टर्स के रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, आप वहां पे टेस्ट दे पाओगे, मतलब टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, एमसीक्यूज के फॉर्म में आप अलग अलग टेस्ट दे पाओगे। एज वेल एज आपको वहां पे काफी सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा जो आपके बोर्ड की एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगा। और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले हमारी इस ऐप में लाऊंगा, सुप्रीम बैच में लाऊंगा, जो इस बार बोर्ड में पूछे जाएंगे, ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको पहले ऐप में दूंगा। तो सच बता रहा हूं, आप सब लोग ऐप में जुड़ जाओ। और अगर आप लोग हमारे इस कोर्स के बारे में ज्यादा डिटेल्स चाहते हो तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, www.ugt.co.in, ठीक है। अगर आप हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारा ऑफिस का नंबर है 7202012221, ठीक है, इस पे आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया, अगर कैसे ज्वाइन होना है तो बता देता हूँ, ऐप को डाउनलोड कर दो, यूजीटी नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। और अगर आप आईफोन यूजर हो तो आपको उसमें माई इंस्टीट्यूट के नाम से मिलेगी आईफोन के अंदर, ठीक है, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना ऐप स्टोर से, और उसका जो ORG कोड होगा वो होगा VUGKX, ये अपना ORG कोड है, वो डाल देना तो अपनी ऐप चालू हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो डिस्क्राइब एनी 3 कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, 3 कॉजेज बताने अनएम्प्लॉयमेंट के इंडिया के अंदर। तो पहला कॉजेज है हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो इंडिया के अंदर ना जो पॉपुलेशन की साइज है वो काफी ज्यादा है, और पॉपुलेशन ग्रोथ भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। अब इसके साथ साथ अपनी कंट्री में लेबर सप्लाई बढ़ा है, मतलब जो लेबर्स है वो भी काफी सारे बढ़ चुके हैं रैपिडली, और उससे कंटिन्यूअस देखने को मिला है कि लेबर मार्केट के अंदर बहुत सारे लेबर्स एम्प्लॉयमेंट की खोज में है। अब देखो लेबर्स बढ़े हैं पर सामने इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ी है, वो धीमे धीमे बढ़ रही है। तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा, या तो लोग
अनएम्प्लॉयड रहेंगे या तो फिर अंडर एम्प्लॉयड रहेंगे। ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी आपको पता ही है कि हमारी कैपेबिलिटी से कम लोअर कैडर जॉब हमको मिलती है, जैसे एक सीए क्लर्क का काम कर रहा है, ठीक है, एक मैकेनिकल इंजीनियर अपना गैरेज खोल के बैठा है, गैरेज में कहीं जॉब वगैरह कर रहा है, तो वो क्या हो गया, एक तरह से अंडर एम्प्लॉयमेंट हुआ। तो एक एस्टिमेट के हिसाब से ऐसा कहा गया था कि इंडिया के अंदर हर साल पॉपुलेशन 1.7 करोड़ बढ़ती है, यानी कि वो ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है, काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इतनी सारी पॉपुलेशन तो जरूरी थोड़ी है सबको काम मिलेगा। ठीक है, तो हमारी कंट्री में एक ये भी प्रॉब्लम है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं इतनी है, बट पॉपुलेशन ज्यादा है और जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। क्लियर। दूसरा है स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी कि अपनी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ, इन दोनों के बीच में ना एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है तो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना पड़ेगा। पर आपको पता है प्लानिंग पीरियड्स के दौरान हमने बहुत कोशिश की कि अपनी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़े, अपनी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े, और अपनी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा भी सही, बट सामने इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो पाई, सामने इतनी बोलते हैं ना रोजगार उतना क्रिएट नहीं हो पाया। दैट्स व्हाई अपनी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ को पता है क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ हैज रिमेन्ड जॉबलेस ग्रोथ। अपने इस ग्रोथ को जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। एंड इन फर्स्ट 3 डिकेड्स ऑफ प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग के पहले 30 इयर्स, 3 डिकेड्स यानी कि 30 इयर्स के दौरान अपनी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट था 3.5%। फिर 10th 5 ईयर प्लान के दौरान वो हो गया 7.6%, और 11th 5 ईयर प्लान के दौरान वो हो गया 7.8%। मतलब हम देख रहे हैं कि डे बाय डे अपनी कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ता जा रहा है, पर सामने जो लोग हैं, जो बेरोजगार है, वो उतने के उतने, ऊपर से वो लोग भी बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी भी बढ़ रही है। सो इवन आफ्टर प्लान्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, इतना प्लानिंग करने के बावजूद भी इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं हो पाई, क्रिएट हो पाई ओल्ड और न्यू एंट्रेंट्स के लिए, मतलब जो भी नए लोग आते हैं या पुराने नए लोग के लिए इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हो पाई। तीसरा है लो रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब बात करें तो पर कैपिटा इनकम जो है ना वो बढ़ा, पर लोअर रेट पे। ठीक है, नेशनल इनकम से लो रेट पे पर कैपिटा इनकम बढ़ा। अब पर कैपिटा इनकम कम होगा, पर कैपिटा इनकम यानी पर पर्सन की इनकम, अगर सोचो पर पर्सन की इनकम कम होगी तो हम लोग जो भी खर्चा कर रहे हैं बेसिक नीड्स के पीछे, पॉपुलेशन के पीछे, वो लोग अपने खर्चे को कम कर देंगे, मतलब अपनी सेविंग्स कम हो जाएगी। सेविंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा, और सोचो अगर इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो इंडस्ट्रियल, सर्विस या जो भी सेक्टर, ठीक है, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर सेक्टर, उन लोग को इतना पैसा नहीं मिलेगा, वो लोग के यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हो पाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम कहां से शुरू हुआ, तो पर कैपिटा इनकम से, कि कंट्री की पर कैपिटा इनकम कम है, उसकी वजह से लोग कम सेविंग कर पा रहे, कम सेविंग कर रहे तो कम इन्वेस्टमेंट, अगर अलग अलग सेक्टर को पैसा ही नहीं मिला तो वो लोग प्रोडक्शन भी नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे तो और ज्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्लियर। तो ये थे 3 पॉइंट जो अपने ने पढ़े कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के। आप और भी कोई भी 3 पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें 52 है, एजुकेशन इज द बेस्ट टूल फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल एक्सप्लेन। एजुकेशन को ना बेस्ट टूल माना जाता है पॉपुलेशन के कंट्रोल के लिए। तो पहला पॉइंट है इट इज नेसेसरी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोगों को रियलाइज हो कि स्मॉल फैमिली का इंपॉर्टेंस क्या है, जिसकी वजह से जो बर्थ रेट है ना वो रिड्यूस हो जाए, और इसके लिए इट इज नेसेसरी टू प्रोपोगेट एंड स्प्रेड एजुकेशन। इसके लिए अपने को एजुकेशन को बढ़ाना पड़ेगा, स्पेशली बाय मेकिंग सोसाइटी अवेयर थ्रू वेरियस प्रोग्राम। अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू सोसाइटी को बताना पड़ेगा कि स्मॉल फैमिली का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि विजुअल मीडिया के थ्रू टेलीकास्ट किया जाता है स्मॉल फैमिली के इंपॉर्टेंस के बारे में, या पॉपुलेशन को कैसे कम रखा जाए उसके बारे में। स्कूल कॉलेजेस के अंदर एक्सपर्ट लेक्चर्स अरेंज किए जाते हैं, अवेयरनेस क्रिएट की जाती है प्लेज, मीम्स, सॉन्ग्स के थ्रू। और इन द ईयर 2000 के अंदर अपनी कंट्री में पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी जिसका फोकस था वुमेन अपलिफ्टमेंट पे, कि कैसे हम लोग वुमेन्स को बढ़ाए, वुमेन्स को अपलिफ्ट करें। और डेमोग्राफर्स जो है ना वो पता है क्या बिलीव करता है कि एजुकेशन सबसे बेस्ट मेथड है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, और फीमेल एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, जनरल एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है जिससे बर्थ रेट कम हो जाए। इवन केरला के अंदर हम ऐसा कहेंगे कि केरला के अंदर जो बर्थ रेट है ना वो काफी कम हुआ है बिकॉज फीमेल और जनरल एजुकेशन देने की वजह से। और आपको पता ही होगा जेंडर रेशियो की भी बात करें तो केरला में ही नंबर ऑफ फीमेल्स ज्यादा है एज कंपेयर टू द मेल्स। ठीक है, तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है कि एजुकेशन सबसे बेस्ट
बेस्ट टूल है जिससे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। देन आगे बात करें 53, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ना 5 मार्क में नहीं पूछना चाहिए था, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसमें इतना कंटेंट ही नहीं है, आपकी बुक में भी नहीं दिया कि हम क्या ही लिखे इसमें, ठीक है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर विथ एन अप्रोप्रिएट एग्जांपल। तो भाई टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में तो दो ही चीजें देके रखी है, एक है फूड ग्रेन्स और एक है नॉन फूड ग्रेन्स। नॉन फूड ग्रेन्स को अपने कैश क्रॉप कहते हैं। एग्जांपल्स हम लोग देख ले तो अगर देखने जाए ना तो ये क्वेश्चन 2 मार्क का ही हुआ, ठीक है, बट 5 मार्क में पूछ लिया है तो आप इतना लिख सकते हो, जैसे व्हीट, राइस, कोर्स ग्रेन्स, ठीक है, जिसमें मिलेट, बाजरा, ज्वार, मेज, ये पल्सेस हो गए, ये सारे के सारे फूड ग्रेन्स क्रॉप्स है, ठीक है। उसके अलावा ऑयल सीड के क्रॉप होते हैं, ग्राउंडनट, सीसम, कैस्टर, सोयाबीन, लिनसीड, सनफ्लावर, ये सारे ऑयल सीड्स हो गए, शुगर केन, रबड़, कॉटन, जूट, ये सारे कैश क्रॉप्स हो गए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यही बताना है कि कितने टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं और उसके कौन से एग्जांपल्स है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडिया शेयर इन ग्लोबल ट्रेड। ये वाला क्वेश्चन चांसेस कम है एग्जाम में आने के, बट पढ़ लेना आप लोग। मेरे हिसाब से नहीं लगता कि इस बार की बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आ सके, ठीक है। चलो समझते हैं क्या देके रखा है। इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड हैज रिमेन्ड लो। अब देखो अपनी कंट्री का वर्ल्ड ट्रेड जो है वो पहले से कम रहा है, अपनी कंट्री का जो ग्रोथ और साइज है वर्ल्ड ट्रेड के अंदर वो हमेशा कम रही है। हाउएवर एज अ डेवलपिंग नेशन इंडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग डायरेक्शन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। हाँ, एज अ डेवलपिंग नेशन हम डायरेक्शन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड के अंदर हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और हमारी खुद की कंट्री का जो एक्सपोर्ट है ना वो बड़ा है, और एक्सपोर्ट डे बाय डे बढ़ता जा रहा है एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, और जीडीपी में भी उसका कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है। एंड इंडिया के जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ तो रहे और प्लस साथ साथ में इंपोर्ट भी बढ़ रहे हैं। और अभी अपने बात करें तो अपनी कंट्री का जो इंपोर्ट है उसका ग्रोथ रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रोथ रेट ऑफ एक्सपोर्ट, यानी कि इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, ठीक है। एंड इंपोर्ट ऑल्सो कंस्टिट्यूट अ ग्रेटर परसेंटेज ऑफ जीडीपी देन एक्सपोर्ट। हाँ, एट जीडीपी के अंदर इंपोर्ट का भी काफी बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट आगे बात करें तो इंडिया अब ज्यादा इंपोर्ट कर पा रहा है बिकॉज अपनी कंट्री में ग्रोथ और डेवलपमेंट बढ़ा है, एंड इंडिया इज एबल टू एक्सपोर्ट मोर। इंपोर्ट भी ज्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट भी ज्यादा कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग अब अच्छी तरीके से प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के गुड्स बना पा रहे हैं, अच्छी प्राइस पे बना पा रहे हैं, ठीक है, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सरप्लस प्रोडक्शन होगा तो ही एक्सपोर्ट किया जाएगा। और इंडिया का जो टोटल ट्रेड है, ठीक है, इंडिया का जो टोटल ट्रेड में शेयर है वो पहले बहुत कम हुआ करता था, 2014-15 में 2.07, ठीक है। चलो अब बात करें तो ये टेबल आपको याद रखना होगा, बनाना होगा। सब कुछ याद नहीं रखना तो आप ऐसा कर सकते हो कि सिर्फ 2014 का याद रख लो, ठीक है, ये वाली लाइन। मतलब कि 2014 के अंदर अपनी कंट्री का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट था वो था 1.7%। मतलब पूरे वर्ल्ड में 100% एक्सपोर्ट हो रहा है तो इंडिया का एक्सपोर्ट हुआ करता था 1.7%, और इंडिया का रैंक कौन सा आता था, 19th रैंक आता था। तो ये एमसीक्यूज या 1 मार्क में आ सकता है, याद रखना 19th रैंक अपना इंडिया का आता है वर्ल्ड एक्सपोर्ट में। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 55, स्पेसिफाई द डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दोनों अकाउंट के बारे में बताना है। तो पहले हम लोग मीनिंग देख लेते हैं इसका, कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो गुड, सर्विस और इनकम के रिलेटेड हो ना वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, और कोई भी ट्रांजैक्शन जो कैपिटल और इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड हो वो कैपिटल अकाउंट में होता है। फिर करंट अकाउंट की बात करें तो गुड्स और सर्विस जो होती है उसका एक्सपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिस्ट, शिपिंग, रिसिप्ट फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो सारी इनकम करंट अकाउंट में लिखी जाती है। और कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा जाता है, जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉरेन कंट्री के अंदर, सॉरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री इन द कंट्री, मतलब अपनी कंट्री में फॉरेन कंट्री के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, या अपनी कंट्री में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, या अपनी कंट्री के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है, या शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल फंड्स में, तो वो सारे कैपिटल अकाउंट में आएंगे। फिर बात करें, ये तो क्रेडिट की बात हुई, मतलब इनकम की बात हुई। अब अपने पेमेंट्स की बात करें, डेबिट की, ठीक है। तो हम लोग जो भी गुड्स और सर्विस को इंपोर्ट करते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिस्ट, शिपिंग, इंटरेस्ट पेमेंट टू फॉरेन कैपिटल, ये सारे के सारे जो है वो पेमेंट्स हम लोग करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, और कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑफ कंट्री इन फॉरेन कंट्री, मतलब अपनी कंट्री के लोग या अपनी कंट्री फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है, या इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, या डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है फॉरेन बॉन्ड में, या शॉर्ट टर्म
फाइनेंशियल फंड्स के अंदर पैसा जा रहा है तो वो कैपिटल अकाउंट में आता है। नेचर बात करें तो ये शॉर्ट टर्म और रिकरिंग ट्रांजेक्शंस होते हैं, मतलब हर साल बार बार रिपीट होते रहते हैं, और जबकि कैपिटल अकाउंट के अंदर लॉन्ग टर्म और नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शंस होते हैं, बार बार रिपीट नहीं होते और लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। इसका एग्जांपल देखें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस, और इसका एग्जांपल देखें तो सेल्स और परचेज ऑफ गोल्ड, ग्रांट्स, गिफ्ट, कैपिटल ट्रांसफर्स, ये सारे इसके एग्जांपल हुए। क्लियर? तो टोटल अपने ने 55 नंबर तक कर लिया। अब लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट साइज। ये वाला क्वेश्चन ना मैंने बहुत बार करवा लिया क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि गाला पेपर 5 के अंदर 56 नंबर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आप जाकर के देख सकते हो, सेम क्वेश्चन है, मेरा ऑलरेडी उसका वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पे और हर जगह पे, तो आप लोग जाके देख सकते हो और ये क्वेश्चन भी समझ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में अपने ने गाला पेपर 6 का सेक्शन डी फिनिश किया, तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।